नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला और शराब घोटाला में शामिल नेता और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मामले में ईडी ने घोटाले में शामिल 105 लोगों के खिलाफ रायपुर के एंटी करप्शन ब्यूरो में नामजद एफआईआर दर्ज कराया है। ईडी की ओर से दर्ज केस में शराब घोटाले में 35 नामजद और कोयला घोटाले में 70 नामजद आरोपियों के नाम शामिल है। ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है उनमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्य सचिव, 2 निलंबित आईएएस, 2 रिटायर्ड आईएएस अफसर सहित कई और अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम शामिल हैं। कोयला घोटाला और शराब घोटाला में पहले से ही हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। ईडी की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट ने बताया कि दोनों ही मामले में लगभग 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर स्टेट मशीनरी को पत्र लिखा गया है। करप्शन मामले में आईपीसी के तहत वर्तमान में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराया गया है। कोल स्कैम के तहत 35 और शराब घोटाला के तहत 70 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है। इनमें धारा 7 और 12 के साथ ही आईपीएस की धारा 420, 120B और अन्य धाराएं की चार्ज लगाई गई हैं। चलिए अब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ शराब घोटाला। शराब घोटाले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया है आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। ईडी ने चार्जशीट में कहा है कि साल 2017 में अच्छी मंशा से आबकारी नीति में संशोधन कर छत्तीसगढ़ स्टेट मॉनिटरिंग कॉर्प लिमिटेड मतलब CSMCL के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया था। लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाला के सरगना अनवर डेवर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया। उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया। इस दौरान 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 स्तर का घोटाला बताते हुए इसे 3 भाग में यानी A, B और C भाग में बांटा है। भाग A के तहत CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर की शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे। देसी शराब के एक केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर के कमीशन लेकर एक्सेल शीट तैयार करते। किससे कितना कमीशन आया उसे अनवर डेवर को दिया जाता था। भाग बी के तहत अनवर डेवर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट के देशी शराब और अंग्रेजी ब्रांड के हॉलमार्क बनाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेची, जिससे राज्य को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ। भाग सी के तहत डिस्टिलर और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के जरिए CSMCL की दुकानों में सिर्फ 3 ग्रुपों की शराब बेची जाती थी, जिनमें केडिया ग्रुप की शराब 52%, भाटिया ग्रुप की शराब 30% और वेलकम ग्रुप की शराब 18% का हिस्सा शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। रायपुर से एजाज डेवर के भाई अनवर डेवर, CSMCL के MD रहे अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी आरोपी अभी जेल में है। आपको बता दें कि लोअर कोर्ट में ईडी के बनाए गए सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। अब बात करते हैं कोयला घोटाले के बारे में। कोयला घोटाले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ में करीब 540 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ है। इस पैसे का उपयोग राजनीतिक खर्च, बेनामी संपत्तियों को बनाने और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए किया गया है। ईडी ने अपनी जांच में यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल लेवी के लिए अधिकारियों, व्यापारियों और राजनेताओं का एक बड़ा कार्टेल था, जो कोयला परिवहन के जरिए प्रति टन 25 रुपए की वसूली में शामिल था। प्रदेश में परिवहन किए गए प्रत्येक टन कोयले के लिए 25 रुपए की अवैध लेवी वसूली की जा रही थी। कोयला घोटाले में पहला चार्जशीट पिछले साल 9 दिसंबर को दायर किया गया था, जिसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई,
व्यवसायी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को आरोपी के तौर पर नामजद एफआईआर हुई थी। मामले में ये सभी आरोपी को गिरफ्तार कर ईडी ने जेल भेज दिया है। तो चलिए, ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराया है उनके नाम जानते हैं। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टूटेजा, यश टूटेजा, विवेक ढांड, पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कामरो के नाम से भी नामजद एफआईआर कराई गई है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, कांकेर के पूर्व विधायक शिशुपाल का नाम भी एफआईआर में शामिल है। इसी के साथ ही पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह, इंद्रीश गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले विजय भाटिया का नाम भी एफआईआर में शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य मुख्यमंत्री के नाते यहाँ पर गणतंत्र दिवस में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। सर, न्यायिक जांच का अब तक फैसला नहीं है। बहुत सारे न्यायिक जांच गठन हुआ है, तारमेटला है, जीराम है, ऐसे बहुत सारे। अब देखिए, सब जांच चल रही है। जब जांच पूरी होगी तो आएगा उसका रिपोर्ट। सर, कांग्रेस घोटाले में पुराने विधायक और नेताओं का नाम आया है। अब ईडी अलग अपना जांच कर रहा है, स्वतंत्र एजेंसी है। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बताया है और कहा है कि भाजपा इस मामले में काफी ज्यादा अति कर रही है। नहीं, किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। सर, प्रदेश में डबल इंजन का सरकार है, नक्सलियों से क्या बिल्कुल, अब डबल इंजन की सरकार है, विकास भी अच्छा होगा, नक्सलियों के साथ भी मजबूती के साथ लड़। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कामरो का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मिंज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मिंज का नाम नहीं आया है। यूडी मिंज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है
कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको बदनाम किया जा सके। मैं तो शुरू से ही मीडिया के माध्यम से ईडी से कहता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि लीकर में घोटाला हुआ, राज्य सरकार के कोष में हानि हुई। तब मैंने बताया था कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब 3900 करोड़ का था रेवेन्यू, हमारी सरकार आने के बाद 6600 करोड़ हो गया। 16-1800 करोड़ रुपया हर साल वृद्धि हो रही है, तो रेवेन्यू का लॉस कहां से? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 2200 करोड़ का लिकर स्कैम, जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सबको मिला के 200 करोड़ की संपत्ति नहीं बन रही है। आज तक के ये 2200 करोड़ को सिद्ध नहीं कर पाए हैं, 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोल स्कीम में 500 करोड़ का आरोप लगाया। सब चल अचल संपत्ति, सबको जितने आरोपी बनाए सबके संपत्ति को जब्त करने के बाद 150 करोड़ नहीं पहुंचा। तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जो 2 साल 3 साल से जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी वो संपत्ति को प्रमाणीकरण नहीं कर पा रहे हैं कि इतनी संपत्ति जब्त किया गया। तो इससे स्पष्ट है, पहले ईडी आईटी बदनाम कर रही थी, अब वो एसीबी के माध्यम से हमारे प्रदेश के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस छोटी सोच के लिए विष्णुदेव साय की मैं निंदा करता हूं। सर, कांग्रेस के स्टेडियम में क्या रहेगा? कांग्रेस क्या कदम उठाएगी सर? हम तो लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने नेताओं को ऐसे छोड़ नहीं देंगे। इसके पास क्या प्रमाण है कि किस हिसाब से यूडी मीन्स का नाम लिया, किस हिसाब से गुलाब कमरों का नाम लिया? मतलब आप किसी भी इज्जत उछालने के लिए आप स्वतंत्र हैं क्या? नाम दर्ज कर दो, देखो इसका नाम आ गया, यही तो करते रहे। महादेव में मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपया दिया गया, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं यहाँ सभा में। और जिनके कहने से मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, आज तक उसको पकड़ के नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य किसी आरोपी को पकड़ना नहीं है, किसी अपराध को रोकना नहीं है। महादेव में हमने 90 से अधिक एफआईआर दर्ज की, 450 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की, करोड़ों रुपया जब्ती की, गैजेट्स हमने पकड़ा, लैपटॉप पकड़ा। ये लोग किए क्या है आज तक के? जो 3 लोगों का नाम बता रहे हैं, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया, हमारे शासनकाल में हुआ, उसके बाद किसी को ला पाए क्या? नहीं ला पाए। तो आपका उद्देश्य ये जितना सट्टा पूरे देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं है। पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं सट्टा से, महादेव की बात नहीं है। आजकल तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म स्टार, उनके द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि ये खेलो तुमको तत्काल पैसा मिल जाएगा, इस प्रकार के प्रमोशन। और वही जा रहे हैं राम मंदिर में, बड़े बड़े नेता, अमित शाह जी नहीं गए मंदिर उद्घाटन में, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए, लेकिन जो महादेव सट्टा में जो लोग नाचने गए थे दुबई, जब शादी हुई, क्या नाम उसका, क्या चंद्राकर, सौरभ चंद्राकर की जब शादी हुई तो जो नाचने गए थे वो अतिथि बने थे वहां। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक वहां नहीं गए, न कोई मुख्यमंत्री जा पाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा, न केंद्रीय मंत्री गए। लेकिन वो जो नाचने गए थे दुबई, महादेव के जो सट्टा मालिक हैं उसकी शादी में, वो जरूर अतिथि बन के गए। तो ये इनके चाल चरित्र चेहरा है, इस बात को समझना होगा। केवल ये हमारे नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।